Hi guys, this is Manu Mishra. So in today's video, we will discuss and do analysis of today's newspaper, The Hindu of 26th of February. So here we start the analysis and discussion of this newspaper. Let's see कि आज कौन कौन सी important news है हमारे examination perspective के लिए. So the first news, it's from the Russia-Ukraine war. So what happened? Finally, Russia ने कीव पर अपना कंट्रोल कर लिया है ना. अब कीव है क्या? तो कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, है ना. एंड अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो KIEV पढ़ा होगा इन्होंने, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी KYIV पढ़ा होगा. तो दे बोथ आर सेम, ठीक है. लेकिन अभी ज्यादातर लोग KYIV यूज करते हैं. सो जस्ट जस्ट रीड KYIV एंड लर्न दैट ओनली. पहले लोग KEIV यूज करते थे यूक्रेन कैपिटल का, कीव के लिए. तो यही बताया गया कि रशिया ने अटैक किया ऑन द कैपिटल सिटी ऑफ कीव. बट हाँ, उनका मेन एजेंडा ये था कि हमें यूक्रेन पे हमें सिविलियंस को अटैक नहीं करना है, ना हमें सिविलियंस पे डैमेज पहुंचाना है. बट देखिए, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास कहीं ना कहीं, आसपास जो होता है ना, आसपास कहीं ना कहीं तो डिजास्टर्स तो फैलता है, छोटा मोटा, जिसको हम बोलते हैं ना, छोटा मोटा डैमेज तो होता ही होता है, ठीक है. सो बताया गया कि कुछ सिविलियंस की डेथ भी हुई. एंड इंडियन गवर्नमेंट का जो मेन एजेंडा है वो यही है कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, और स्पेसिफिकली मेडिकल के स्टूडेंट्स. तो उसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, हम एयर इंडिया का प्लेन रोमानिया के एयरपोर्ट पे भेज देते हैं, और रोमानिया इज दी नेबरिंग कंट्री ऑफ द यूक्रेन, बॉर्डर शेयर करता है. और वहां से आप थोड़ा सा इंडियंस को इतना करना पड़ेगा कि आप यूक्रेन से रोमानिया के बॉर्डर पर आ जाएं, और हम वहां से आपको पिकअप करेंगे और हम आपको इंडिया लेके आ जाएंगे. तो वही चीज यहाँ पर दी गई है. इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा प्लान बना लिया है कि 470 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो रोमानिया की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं. एंड इन रोमानिया गवर्नमेंट विल इवैक्यूएट 470 इंडियन स्टूडेंट्स. वैसे देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम दी मेडिकल बैकग्राउंड. ओके, मूविंग फर्दर. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल एक स्पीच दी, एंड वो स्पीच बेसिकली आत्मनिर्भर की तरफ थी. एंड उनका ये कहना था कि देखो, अभी हम बहुत ज्यादा वेपन इंपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, है ना. अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा, अगर सबसे ज्यादा कोई नेशन इंपोर्ट करता है आर्म्स को, सऊदी अरेबिया, तो 12% वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन का. वहीं फिर सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, तो इट्स अराउंड 9%, इतना लेता है. और स्पेसिफिकली अगर इंडिया के आप डिफेंस सिस्टम्स देखोगे ना, तो या तो आपको रशिया का मिलेगा, ज्यादातर आपको रशिया का मिलेगा, फ्रांस का मिलेगा, और आपको यूएस का मिलेगा. ये सारे मिलेंगे. सबसे ज्यादा आपको रशिया का मिलने वाला है, फिर फ्रांस, फिर उसके बाद फ्रांस का आपका डसॉल्ट टसॉल्ट के मिल जाते हैं, ये सारी चीजें. बाकी फिर यूएस के भी बहुत सारे वेपन्स हैं, है ना. और S-400 डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हो, तो वो भी हमने रशिया से लिया. अब उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, है ना. चलो उसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं कि भाई जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो हमने लिया क्यों, ठीक है. तो देखो, अब देखा जाए तो अगर आप S-400 डिफेंस सिस्टम है क्या, ठीक है. सो इट्स अ डिफेंस सिस्टम जो एयर अटैक को रिटेलिएट करता है, एयर अटैक को रोकता है ना. अब होता क्या है, अगर आपने आज खोल के देखना कि S-400 दिखता है कैसे, ट्रक होता है, बहुत बड़ा ट्रक होता है, उसके पीछे मिसाइल्स लगी होती हैं, ठीक है. अब उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. पहला होता है रडार, ठीक है. तो वर्क कैसे करता है S-400, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको तभी पता लगेगा कि भाई S-400 डिफेंस सिस्टम अपन खरीद क्यों रहे हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज बाइंग, और इंडियन गवर्नमेंट इज बिहाइंड द S-400 डिफेंस सिस्टम. अब अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वी आर बाइंग फ्रॉम द रशिया, एंड यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए. तो अब इंडिया के ऊपर एक तलवार लटक गई है. सो इट्स इंडिया के लिए जो वॉर हो रही है ना, रशिया यूक्रेन वॉर, इज अ लूज लूज सिचुएशन. ओके, क्योंकि अगर कुछ भी होता है ना, तो इंडिया पे कुछ ना कुछ तो नुकसान होने वाला है. ये तो है, इकोनॉमी पे, डिफेंस सिस्टम पे, कुछ ना कुछ पे होने वाला है. किसी की फेवर में जाएगा तो कोई ना कोई रूट जाएगा. अब वो 2014 वाली सिचुएशन नहीं बची, क्योंकि 2014 में एक अलग बात थी, अब नहीं है ना. अब है क्या? तो S-400 में सबसे पहले क्या होता है? रडार. अब रडार का मतलब कि S-400, एक तो S-400 डिफेंस सिस्टम की एक अच्छी बात यह है कि वो मोबाइल सिस्टम है, मतलब आप उसको एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हो. अब होता क्या है रडार में कि 400 किलोमीटर तक ये रडार देखता है कि भाई कौन कौन सा एयरक्राफ्ट या मिसाइल तो नहीं आ रही है, कौन से ड्रोन तो नहीं आ रहे, तो ये सब सारी चीजें बता देता है.
और उसके बाद फिर आता है कमांडिंग सेंटर, इसी और ये सब एक ट्रक के अंदर ही है, कमांडिंग सेंटर। फिर कमांडिंग सेंटर में ये होता है कि बताया जाता है कि भाई ये ड्रोन है, मिसाइल आई तो कहाँ से आ रही है ना। और थर्ड होता है आपका क्या, मिसाइल्स, जो आपने देखी होंगी चार, कभी देखना S-400 का ट्रक देखना, तो उसमें चार लगे होते हैं, बट उसमें एक 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 चार में से एक जो मिसाइल का पॉकेट होता है ना, उसमें चार मिसाइल्स रखी रखी जा सकती है। सो देखा जाए तो 16 मिसाइल्स होती हैं एक उसके अंदर, एक S-400 डिफेंस सिस्टम के अंदर, और रेंज होती है 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है वो। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफेंस को, एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए बना हुआ है। और ये अभी हमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अब इंपॉर्टेंस कैसे रखता है, क्योंकि इंडिया दो मेजर कंट्रीज से अपना बॉर्डर टच करता है जो कि इंडिया के फ्रेंडली नेशंस नहीं है, एक चाइना और एक पाकिस्तान। और अगर एक पाकिस्तान में हमने रख लिया, है ना, एक हमने अगर पाकिस्तान रख लिया तो पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर कवर हो जाएगा। हम पूरा बॉर्डर कवर कर लेंगे भैया, कि कौन कौन सा, जो पाकिस्तान जो है, कौन कौन सा एयर स्ट्राइक तो नहीं कर रहा, क्या आ रहा है पाकिस्तान में, ये सारी चीजें। प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब में ड्रग्स आते हैं ड्रोन्स के थ्रू, और जम्मू एंड कश्मीर में वेपन्स आते हैं ड्रोन्स के थ्रू। तो ये सारी चीजें रुक जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, अब दूसरी जो है वो है चाइना की साइड से, क्योंकि चाइना, भरोसा नहीं है भाई चाइना का, कभी भी वो अटैक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। और उन्होंने भी S-400 डिफेंस सिस्टम लगा के रखे हैं, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक लेह लद्दाख वाले रीजन में। तो इंडिया को भी S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदना है। और इंडिया, देखा जाए तो इंडिया पे इंडिया को शिपमेंट होने लगी है S-400 डिफेंस सिस्टम की। चाइना के पास 6 है, हमने अभी 5 मंगाए हैं रशिया से, लेकिन हमारे ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है S-400, उन्होंने भी रशिया से लिया है, चाइना ने भी। वो 200 किलोमीटर तक का है, लिमिटेशन है। हमारी बेसिकली 400 किलोमीटर तक की लिमिटेशन होगी, हमारे पास एडवांस है। और उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर रखी है, एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है, उस एग्रीमेंट में वो लोग 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल्स नहीं यूज कर सकते, जो कि इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है। इसी के चलते इंडिया 400 किलोमीटर तक रेंज वाला डिफेंस सिस्टम यूज कर सकता है S-400, बट रश जो चाइना के पास है वो 200 किलोमीटर वाला है। तो हाँ, मोदी जी ने इसमें बोला क्या, मोदी जी ने सिंपल सी बात बोली है कि हम एनिमी को सरप्राइज करना चाहते हैं, है ना। अब जैसे ये मान के चलो हमारे पास कोई वेपन है, हमने यूएस से खरीदा, उसने भी यूएस से खरीदा, तो आप क्या सरप्राइज करो, उसको पता है भाई कि भाई उसने कौन सा एयरक्राफ्ट खरीदा या कौन सी मिसाइल खरीदी है। बट इफ वी मेड आर ओन, इफ वी वर्क ऑन आर डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री, हम लोग खुद अपनी मिसाइल्स या अपने खुद एयरक्राफ्ट बनाएंगे, तो एक यूनिकनेस आएगी, और उस यूनिकनेस से हम लोग एनिमी को सरप्राइज कर सकते हैं। ये चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोली। सो दे वांट अ वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। आत्मनिर्भर वाली बात उन्होंने बोली है कि हमें बहुत इक्विप होना है। और जो हम लोग और वर्ल्ड में, ये तो हमने इंपोर्ट की बात करी थी, सबसे ज्यादा इंपोर्ट सऊदी अरेबिया करता है, उसके बाद फिर आपका इंडिया करता है 9%, सऊदी अरेबिया 12%, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है, यूएस। यूएस के बाद आपका आता है रशिया। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, तो स्टेट न्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं डायरेक्ट। सो व्हाट हैपन, हिजाब को लेकर और भी पिटीशन, और दो ऑलरेडी पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे दिया था कि भाई हिजाब आर नॉट अलाउड इन दी स्कूल्स एंड प्री यूनिवर्सिटीज एंड डिग्री कॉलेजेस। सो कर्नाटका में कॉन्सेप्ट है, जैसे यूपी एमपी में देखते होगे ना, सो 11th और 12th को भी आप स्कूल मानते हो, बट इन कर्नाटका 10th के बाद स्कूल खत्म हो जाता है। उसके बाद सेम गोज विद छत्तीसगढ़। अगर आपने कोई आकाश गुप्ता वाली स्टैंड अप कॉमेडी देखी होगी, क्राउड क्राउड वर्क्स वाला, तो उसमें बताया भी क्या कि एक बच्चा होता है, वो 12th क्लास में होता है, बोलता है आई एम इन द कॉलेज। सो विच कॉलेज, वो पूछता है आई एम द 12th क्लास। तो उसे वो बता, फिर वो उसका मजाक उड़ाता है, वो सारी बात अलग है। बट इन द कर्नाटका, इन द छत्तीसगढ़ एंड स्पेसिफिकली इन द महाराष्ट्र ऑल्सो, स्पेसिफिकली इन मुंबई, 10th के बाद प्री यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेजेस बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि स्कूल्स। हमारे यहाँ स्कूल्स बोलते हैं इन दी हिंदी बेल्ट, बट एक्सेप्ट छत्तीसगढ़। बाकी जो ईस्टर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स है, वहां पर स्कूल्स वर्ड यूज नहीं किया जाता आफ्टर 10th। तो वही किया गया। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने इंटरिम पिटीशन दे दी थी, इंटरिम ऑर्डर दे दिया था कि भैया आप, पहली बात तो ये है कि स्कूल्स में हिजाब, हिजाब क्या मतलब, कोई भी रिलीजियस क्लॉथ्स यूज नहीं किए जाएंगे अगर आपको क्लास में बैठना है, अटेंड करना है। एंड हाँ, आप कॉलेजेस में पहन के जाओ, क्योंकि कॉलेजेस में कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं होता। आप कॉलेजेस में कैसे भी जा सकते हो, कैजुअली भी जा सकते हो, बट ऐसा दिखना चाहिए। आप ऐसे नहीं चल, ऐसे आप बॉक्सर पहन के नहीं जा सकते ना, हाफ पैंट पहन के नहीं जा सकते ना आप।
तो कुछ ऐसे अटायर हो कि आपको लगना चाहिए आप स्टूडेंट हो। यही चीज हाई कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोली थी, इंटरिम ऑर्डर दिया था, उस इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट हुआ। फिर 9 और पिटीशन फाइल की गई कल। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट को रिवर्स कर दिया, रिजर्व कर दिया, है ना। रिवर्स रिवर्स नहीं किया, रिजर्व कर दिया। रिजर्व का मतलब ये होता है, उन्होंने बोला कि देखो जब तक हमें इस चीज पे क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि हिजाब इज अ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट, हम लोग प्ली को नहीं सुनने वाले, हम लोग प्ली को अभी होल्ड करके रखेंगे। ये होता है टू रिजर्व द वर्डिक्ट या जजमेंट। जब तक हम पूरा क्लैरिटी, हम जब हमारे अंदर पूरी क्लैरिटी नहीं आती, तब तक हम इस पर कुछ नहीं बोलने वाले, ये वाली बात। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, देखो आज एडिटोरियल ना, देखो ये चीज अपन ने और डिस्कस करके है रशिया वाली, और रशिया वाली आज ना दो एडिटोरियल है, ये भी है, बट हम विल डिस्कस दिस वन, हर्षवी पंत वाला, क्योंकि ये थोड़े से देखा जाए तो ये डिफेंस से रिलेटेड इनकी अच्छे एडिटोरियल्स भी आते हैं। हमने इंडिया के डिफेंस को लेकर बहुत एडिटोरियल्स इनके पढ़े हुए हैं हर्षवी पंत के। एंड इन्होंने थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हटकर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे बात करी है, तो वो चीज अपन कवर अप करेंगे। बट वो ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर भी ली थी, कल हमने एडिटोरियल जो पढ़ा था। बाकी ये वाला इंडिया और श्रीलंका के ट्रबल्ड वाटर्स को, जो श्रीलंकन नेवी बहुत बार अरेस्ट कर लेती है श्रीलंकन फिशरमैन्स को, तमिलनाडु फिशरमैन्स को, उसको लेकर है, ये अपन पढ़ेंगे। चलो, तो फर्स्ट विल इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर द वेस्ट लेड ग्लोबल ग्लोबल ऑर्डर। अब ये है क्या, देखो यहां पर ऑथर ने सबसे पहले यही स्टार्ट किया कि यूक्रेन के क्राइसिस स्टार्ट हो गए, और स्टार्टिंग में तो ये लग रहा था कि रशिया अटैक नहीं करेगा, बट यूएस की इंटेलिजेंस बोल रही थी कि भाई फुल अटैक करने वाला है यूक्रेन पर, जिस हिसाब से रशिया ने अपने ट्रूप्स को बॉर्डर एरियाज पे भेज रखा है। फिर उसके बाद जब अटैक हो गया तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्रूटर्स, उन्होंने वर्ल्ड को वार्न किया था, उन्होंने बोला था कि नाउ we have to restrain, we have to de-escalate these type of situation, है ना, क्योंकि हमने इतने सालों में ऐसी चीज कभी देखी नहीं, हमने वॉर कभी देखा नहीं, एंड वी वोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम रशिया कि वो ऐसा अटैक करे। और अभी हुआ क्या, यूएन में एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था, लेकिन यूएन में कॉन्सेप्ट है, यूएन में क्या है कि 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, और पांचों परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होती है। तो अगर किसी ने एक ने वीटो लगा दिया, किसी एक ने वीटो लगा दिया, चाहे 4 सपोर्ट में हो, लेकिन अगर एक ने भी वीटो लगा दिया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। और रशिया, जब यूएन में वोटिंग हुई, रशिया ने वीटो लगा दिया। तो यूएन देखा जाए तो एक तरीके से, एक जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है ना, वैसा ही एक्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पर। हम लोग बोलते जरूर है, हम लोग बुक्स में जरूर पढ़ते हैं कि यूएन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट, क्योंकि सिर्फ कुछ नेशंस के पास ही ज्यादा पावर है, वो 5 नेशंस। अगर 4 नेशन इकट्ठे भी हो जाएं तो एक सिंगल नेशन वीटो लगा के पूरी प्रॉब्लम को और एक्सलेट कर सकता है। ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आगे यही, अब भाई इंडिया परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन रहा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि भाई चाइना हमेशा वीटो लगा देता है ना। सबसे बड़ा डर तो यही है कि भाई चाइना वीटो लगा देता है, इसके चलते 4 अगर फेवर में भी आ रहे हैं ना कि भाई इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दो बिकॉज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, लेकिन तब भी इंडिया नहीं बन सकता। उसका मेन रीजन है कि चाइना वीटो लगा देगा। अगर चाइना ने वीटो लगा दिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर इंडिया कभी बन ही नहीं सकता। यही चीज बताएगी कि इवन आफ्टर द अटैक जब वो कीव पहुंच गया, तो पुतिन का स्टेटमेंट आया था कि वी कैन डू अ टॉक विथ यूक्रेन, वी कैन हैव डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट टॉक विथ यूक्रेन। उसके बाद यूक्रेन का भी, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का भी फिर मैसेज आया कि हाँ हम लोग भी रेडी हैं रशिया के साथ टॉक करने के लिए, बट अभी वो टॉक चल रही है, अभी वो टॉक कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ये अटैक हो गया, ठीक है, लेकिन ये अटैक हुआ क्यों, और इस अटैक के इंप्लीकेशंस क्या होंगे, और बिकॉज बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस ये रशिया ने अटैक किया। सबसे पहले ऑथर ने जो डिस्कस किया वो यही किया अबाउट द पुतिन वर्सेस वेस्ट। तो उन्होंने यही बताया कि जैसे ही अटैक किया ना, वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया। जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो बन रही थी गैस पाइपलाइन, उसको सर्टिफिकेशन देने से मना कर दिया। तो इससे लेकिन व्लादिमीर पुतिन को कोई फर्क पड़ता नहीं है, जिस हिसाब से ये सैंक्शंस लगाए गए और बोला। और खुद रशिया की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि जब 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 रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं, रशिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बूस्ट अप आया है, और हुआ भी। कल जब मार्केट खुला ना, तो जिस दिन पहले दिन अटैक किया था, रशिया ने अपना स्टॉक मार्केट सस्पेंड कर दिया था, मार्केट सस्पेंड कर दिया था, इक्विटी मार्केट। लेकिन कल जब खुला तो 25% के ऊपर मार्केट हुआ। तो एक बहुत बूस्टअप देखने को मिला रशिया के मार्केट में। तो उसी चीज को लेकर आगे ऑथर ने आगे डिस्कस भी किया है। उन्होंने चीज यही बताई है कि
देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो इनकेपेबिलिटी दिखा रहे हैं अपनी, है ना? जो वर्ल्ड में उनके अगेंस्ट बोला भी जाता है, ट्रम्प भी बोलते हैं, उनके अपोजिशन भी बोलते हैं कि भाई जो बाइडेन थोड़ा इनकेपेबल है। रीजन थिंग क्योंकि उनको उनको इंटरनेशनल ऑर्डर में अपना ऑरा तो बनाना है, बट उनके पास कोई स्टेप्स नहीं होते या फिर वो कोई रिजिड स्टेप नहीं ले सकते। तो वही चीज दिखाई दे रही है कि जब व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आया था, उन्होंने खुद स्टेटमेंट बोला था कि हमारे यूएस के ट्रूप लड़ने नहीं जाएंगे। इवन यूक्रेन पे जो वॉर हुआ ना, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इनकेपेबिलिटी दिखाता है कि आप मैटर को एक्सक्लेट कर देते हो, उसके बाद फिर डीएक्सक्लेट करने के लिए आप उसको कुछ करते नहीं हो, उस पर कुछ स्टेप्स नहीं लेते, आप उसको क्रिटिसाइज करते रह जाते हो, इवन आप बहुत बड़ी सुपर पावर हो, है ना? तो यही चीज बताएगी। और इस चीज से रशिया एक चीज दिखाना चाहता है, यूक्रेन का एग्जाम्पल लेके रशिया अपना एक चीज दिखाना चाहता है, एंड दैट इज के जो हम सिक्योरिटी चाहते थे आफ्टर दी डिसमेंटल ऑफ सोवियत यूनियन, जो हमारे कंसर्न्स थे, उन कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया, अब आप हमें एड्रेस करेंगे, और अब एड्रेस होंगे भी। ये रियलिटी है ना? रशिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत रिजिड है, वो प्रेसिडेंट बहुत बहुत रिजिड आदमी है, वो अड़ जाता है, अड़ जाता है। तो अब नाटो और अमेरिका रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझेगा, ये फैक्ट है, ये होने वाला है। एंड नेट यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं बनेगा। इवन जो और कंट्रीज हैं जो कि रशिया का बॉर्डर शेयर करती हैं, वो भी अब डरेंगी नाटो का पार्ट बनने के लिए। ये सारी चीजें बताते हैं। और फिर यही बताया गया कि जो यूएस की चीज है, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो दिखाता है, वेस्टर्न कंट्रीज जो डिपिक्ट करता है, जो रिटेलिएशन किया इन्होंने इस वॉर को लेकर, लैक ऑफ इमेजिनेशन, लैक ऑफ विल, लैक ऑफ लीडरशिप। ओके, फिर उसके बाद एनर्जी फैक्टर। फिर औता ने यही बताया कि भाई इस वॉर के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? यूएस का इन्वॉल्वमेंट। यूएस को रशिया का डोमिनेंस खत्म करना है यूरोप से, और उसके लिए उन्हें जो यूरोप की डिपेंडेंसी है ऑन रशिया ओवर दी गैस और ऑयल, वो खत्म करनी है। इसके लिए यूएस एलपीजी भेज रहा है। उसने बहुत क्रिटिसाइज किया नॉर्थ स्ट्रीम 2 को, उसने बहुत सारी चीजें करी कि भाई आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, हमसे एलपीजी खरीद लो, एलपीजी खरीदो। फिर जब नॉर्थ स्ट्रीम 2 बनना स्टार्ट हुई, डायरेक्टली जर्मनी में जाएगा, फिर वो डायरेक्टली एंटर कर सकता है, और फिर रशिया को झुकना भी नहीं पड़ेगा यूक्रेन के सामने, उसको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी अदर कंट्रीज को। तो और कंट्रीज थोड़ा भड़क गई। तो अब रशिया ने सबक सिखा दिया कि देखो, हम आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं, हम ही आपका साथ देंगे, यूएस आपका साथ देने वाला नहीं है। और यूक्रेन ने भी इसका बहुत क्रिटिसाइज किया। यूक्रेन ने भी बोला कि अगर जब आपने हमें पहले सपोर्ट किया था, अब आप हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, जो हमारे ऊपर अटैक आया है। तो ये चीज बताएगा। फिर इवन उन्होंने बोला कि देखो, पहले 2014 की हम बात करें, 2014 में अलग बात थी, लेकिन आज के समय में चाइना भी बहुत बड़ी सुपर पावर है, स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है। और चाइना अभी रशिया के फुल सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में। ये चीज यहां पर ऑथर ने बताई। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी नेक्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट द ट्रेवल वाटर। सो आई विल रिकमेंड कि आप एक खुद पढ़े। एंड वन मोर थिंग, कि दो चीजें याद रखना इसमें, कि इंडिया और श्रीलंका में सिचुएशन बहुत हद तक खत्म हो चुकी है, बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं, बट ये वाला इशू रिजॉल्व नहीं होता। उसका रीजन ये है क्योंकि इंडियन फिशरमैन ना क्या यूज करते हैं, बॉटम ट्रॉलर यूज करते हैं। और बॉटम ट्रॉलर क्या होता है? ऐसा होता है बॉटम ट्रॉलर, यूं, ये नेट है ना? और इस नेट की एक ऐसे जाती है और यहाँ शिप होता है, और ये बेस है, ये लैंड है सी का। अब इससे मराइन अराइन सब खराब हो जाती हैं, इकोसिस्टम खराब हो जाता है, ओशन इकोसिस्टम। अब रशिया में, श्रीलंका में ये चीज बैन है, बिल्कुल बैन है। और इंडियन फिशरमैन जो है वो श्रीलंकन टेरिटरी में आ जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत कम एरिया है इंडिया और श्रीलंका के वाटर में, बहुत कम डिस्टेंस है इस चीज को लेकर, है ना? और हमारे यहाँ जो वो है, श्रीलंका में बोलते हैं कि डीप सी फिशिंग करनी चाहिए, लेकिन इंडिया में डीप सी फिशिंग होती नहीं है। तो इंडिया को एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए। इंडिया ने प्रॉपर पॉलिसी बनाई भी है, और इंडिया ने इस बजट में बोला भी है कि मार्च वाला, अगर आपको याद हो, मार्च कॉन्सेप्ट वाला आपने पढ़ा भी था जब बजट आया था फेब्रुअरी में, कि गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली 50% ऑफ दी, जो पहले पैसा है वो शिप बनाने में, शिप बिल्डिंग में, वो गवर्नमेंट बेयर करेगी फिर, लेकिन गवर्नमेंट को आपको विदाउट इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। तो ये चीज था, उस चीज को लेकर है कि भाई गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को अब थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा
सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि इवन अब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया है कि भाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ये केस निकल के आ जाते हैं कि तमिलनाडु फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया गया। तो गलती दिखी जाए तो गलती इंडिया की दिखती है, बट उसका वन ऑफ द मेन रीजन यही है कि भाई उन फिशरमैन को नहीं पता कि हमारा एरिया कहाँ तक है ना? उनको कोई कोई डिमार्केशन थोड़ी ना होती है ओशन में। डिमार्केशन होता है, आपको पता भी लगे। ऐसी कोई डिमार्केशन होती नहीं है। वो तो सिर्फ जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जिनको पता होता है कि हाउ टू नेविगेट ऑन इन दी सी और इन दी वाटर से, दे विल ओनली नो अबाउट के कहां तक हम पहुंच रहे हैं। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज। सो कल बहुत सारे इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया रशियन एम्बेसी के बाहर। उसका मेन रीजन ये है, और मेजोरिटी ऑफ द जो प्रोटेस्टर्स थे वो कौन थे? द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन यूक्रेन। तो इसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया गया और यही बात हुई। एंड एयर इंडिया ने बोल दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोग एयर इंडिया का प्लेन भेजेंगे एंड टू दी रोमेनिया, और वहां से हम 470 इंडियन स्टूडेंट्स को एवैक्यूएट कर लेंगे। मूविंग फर्दर। सो ये पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, हमें नहीं पढ़ना है पॉलिटिक्स वाली न्यूज। सो ऑन दी नेशनल पेज, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट न्यूज? सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेटेड, स्पेसिफिकली होम मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड कि देखो, अब कोविड 19 की जैसे अब क्या हुआ, यूके ने पूरे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, सारे कोविड 19 रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, सारे जितने भी लगे थे। उन्होंने बोला आप खुल के जियो, अब मौत होनी होगी होगी। उनका ये कॉन्सेप्ट था। अब उनका मेन रीजन ये भी है कि भाई वैक्सीनेशन लग चुकी है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, अभी हम पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हटा रहे, बट वील से दैट कि जिन लोगों को जिन लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है फुल स्केल में, वो स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट करें, लेकिन रिस्क को असेस करें कि रिस्क है, कितना रिस्क है, कितना रिस्क नहीं है। उसके बाद आप रीओपन करो। पहले आप रिस्क को देखो, कितना रिस्क है। उसके बाद अगर आपको लगे रिस्क ज्यादा है तो आप रुक जाओ, लेकिन आपको लगे रिस्क हम बेयर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल रीओपन कर सकते हो पूरा। दैट्स व्हाट होम मिनिस्ट्री स्टेटेड। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन फाइल हुई बिटकॉइंस को लेकर कि भाई बिटकॉइन इज अ लीगल टेंडर इन दी आई ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और नॉट। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा है, बताओ भाई, बिटकॉइन जो है क्या वो लीगल है ना? उस पर आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी। मूविंग फर्दर, सो यूनियन लॉ सेक्रेटरी को एलिवेट कर दिया गया टू द जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। कौन है? अनूप कुमार मेहंदी मेहंदी रता। ओके, अनूप कुमार मेहंदी रता। मूविंग फर्दर ऑन द वर्ल्ड न्यूज। सो व्हाट हैपेंड? सो कल चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की बात हुई व्लादिमीर पुतिन से, एंड बातों में यही बोला गया रशिया ने कि हम लोग यूक्रेन के साथ टॉक करने के लिए स्टार्ट हैं। दैट्स व्हाट पुतिन हैज टेल जी जिनपिंग, द चाइनीज प्रीमियर, द चाइनीज प्रेसिडेंट। ओके, अब लेट्स सी होता क्या है इस चीज में। या आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज इट्स अबाउट के जो बाइडेन ने फर्स्ट विमेन फर्स्ट ब्लैक विमेन सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया है, एंड द नेम इज केतन जी ब्राउन जैक्सन। हाँ, अब नाम इंडियन लग रहा है केतन जी, बट इट्स नॉट इंडियन। सो केतन जी ब्राउन जैक्सन विल बी द फर्स्ट ब्लैक विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, नाम याद रखना। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक न्यूज में आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, कुछ तो रिपीटेटिव वाली है, यही वाली जैसे कॉफी वाली बताई, कॉफी कॉफी सेक्टर में इंडिया को बहुत लॉस होने वाला है एंड बहुत सारी चीजें। सो इकोनॉमिक और स्पोर्ट्स न्यूज में भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। बस एक चीज याद रखना कि आईपीएल का कौन सा एडिशन है ये, अब इसमें से यही इंपॉर्टेंट है। 15th एडिशन आ रहा है आईपीएल का, एंड बस। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विथ सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, एंड डू रीड न्यूज़पेपर। ओके, आप पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, रीडिंग स्पीड थोड़ी सी आप बढ़ा दो, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम्स होगी। आपको मॉक्स में पता लगा होगा कि बहुत सारे लोगों का मॉक्स स्किप हो जाता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। उसका मेन रीजन यही है कि आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है। और अगर आपको रीडिंग स्पीड अच्छी करनी है तो उसके दो तरीके हैं, या तो नॉवल पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो। लेकिन नॉवल पढ़ोगे ना तो आप रीडिंग स्पीड ही अच्छी कर पाओगे, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड तो अच्छी हो ही रही है, उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स भी अच्छा हो रहा है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका सीएल के भी कहीं ना कहीं तो कवर हो जाता है, कवर हो ही जाता है। सो पढ़िए जरूर, न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, और जितनी मार्क करते हो उतना ही पढ़ो। अगर उतना पढ़ते हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर द क्लैट एंड इलेट पर्सपेक्टिव। ओके, चलो,
सो सो वी एंड द एनालिसिस हियर। हम लोग कल फिर मिलेंगे। ओके, चलो बाय 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 गाइस।